कि शहाबुद्दीन साहब को, गुरु डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को राजनीति में मैल आया, ये सोचने वाली बात है। जैसे बचपन कहावत कहा जाता है, खिस्सा कहा जाता है, बचपन और पचपन। साहब के परिवार जब जब चाहा है तब तब ये चुनाव लीड किए हैं। 2020 का जो चुनाव ये जीते हुए हैं, उनके फैमिली की वजह से नाराजगी जता रहे हैं। और तमाम जो साहब समर्थक है जी, जो शहाबुद्दीन साहब के जो चाहने वाले लोग हैं वो भी नाराजगी जता रहे थे, लगातार कमेंट कर रहे थे, लगातार सोशल मीडिया पे पोस्ट भी डाल रहे थे। है ना मैडम, बिहार के 39 सीट में कहीं से भी हमारे पार्टी से वो टाउन को भगवा कलर ये कर दिए थे। तो उस समय उनकी स्थिति क्या थी? तो जब जब शहाबुद्दीन साहब की फैमिली उन पे रहम किया है, उन लोगों का हाथ पड़ा है, तब तब अवध बिहारी चौधरी जीतना। और इस वक्त मैं चैलेंज करता हूँ, सिर्फ वो लोकसभा का चुनाव लड़कर देखें। मैं चैलेंज इस बात का कर रहा हूँ, लोकसभा चुनाव हार जाएंगे। लोकसभा का चुनाव में जमानत नहीं बचा पाएंगे। विधानसभा को तो दूर की बात है, और विधानसभा में वो सामने दिखेगा। फिर से आप सभी का स्वागत है बोलता सिवा न्यूज़ में। आपको बता दें कि हमारे साथ जो शख्स जुड़ चुके हैं, विशेष चर्चा रहेगा। खासकर आपको बता दें कि एमआईएम के और सिवान में एमआईएम के बहुत पुराने नेता हैं, लगभग 6 सालों से ज़्यादा से ये जुड़े हुए एमआईएम से। और सिवान के पहले नेता है जो पहली बार सबसे पहले एमआईएम के दामन थामने वाले हैं सिवान के। और लगातार इनसे बातें भी होती है और हमेशा मीडिया में बने रहते हैं तमाम तरह के मुद्दा लेकर। हाल ही में आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव का जो मुद्दा था वो काफ़ी इनका चर्चा हुआ था, पूरे बिहार में काफ़ी वीडियो वायरल हुआ था। अभी हम विशेष इनसे चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव सामने हैं और पूरा जो भारत है 2 खेमे में बटा हुआ है, इंडिया और एनडीए। इसको लेकर भी चर्चाएं होगी। सबसे पहले तो स्वागत है आपका सर हमारे चैनल। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको नमस्कार आदाब सलाम करता हूं। देखिए, ज़रूरी बात आपसे ये कहना है कि बिहार में सबसे पहले सिवान, गोपालगंज और छपरा, सारण कमिश्नरी में सबसे पहले दामन थामने वाला मैं हूं। एमआईएम का जब यहाँ पे विस्तार नहीं था तो मैं एमआईएम का दामन मैं थामा, और सारण कमिश्नरी में हर जगह, हर गोपालगंज से लेकर छपरा से लेकर सिवान तक मैं हर मीटिंग में मैं शामिल होता रहा, कार्य करता रहा। बात ये मुझे कहना है कि अभी तक मैं देख रहा हूँ कि सिवान में जो हो रहा है वो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। और एक बात कि आप सबको मालूम ही है कि सिवान की वो राजनीति है, सिर्फ वोट लेने के लिए लोग गली गली गांव-गांव जाते हैं, आते हैं, पहुंचते हैं। जो अभी सिसवन ढाला की स्थिति है, तो सिसवन ढाले की स्थिति ये है कि एक रोज़ मैं खुद ही सिसवन ढाले पे फंसा था। एक बच्ची को इसी को सांप काट लिया था, तो उस पर वो बच्ची को सांप काट लिया था, एम्बुलेंस सायरन दे रही थी, लेकिन ढाला कब का ये बात? ये 1 हफ्ता हो गया। हाँ, 1 हफ्ता पहले की बात है। उस समय उसके फैमिली वाले लोग कंधे पे लेकर उस बच्ची को भागते हुए लेकर गए। ढाले की वो स्थिति है। हमारे मंत्री अवध बिहारी चौधरी जी भी एमएलए रह चुके हैं। हमारे सांसद ओम प्रकाश यादव भी 10 साल सांसद रह चुके हैं। हमारे कविता जी भी सांसद रह चुकी हैं। अवध बिहारी चौधरी जी जो एमएलए हैं वर्तमान में, क्या विकास किए हैं मुझे समझ में नहीं आता है। जो आदमी विधानसभा स्पीकर है वो अपने ज़िला में कार्य नहीं कर सकता है, इतनी छोटी कार्य नहीं कर सकता है, और उसमें भी बयान दे रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब को, गुरु डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को राजनीति में मैल आया। ये सोचने वाली बात है। जैसे बचपन कहावत कहा जाता है, खिस्सा कहा जाता है, बचपन और पचपन सेम होता है। तो बचपन में जो बच्चे की अकल नहीं होता है, और 55 के बाद मानसिक जब लोग खो जाते हैं, माइंड जब डिस्टर्ब हो जाता है, तो ऐसे ही ना बयान लोग देंगे। तो अवध बिहारी चौधरी बयान ऐसे दिए। 2002 से मैं सक्रिय आरजेडी के कार्यकर्ता रहा। आरजेडी में भी थे आप? आरजेडी का मैं कार्यकर्ता रहा, सिर्फ कार्यकर्ता रहा। शहाबुद्दीन साहब के हयात में मैं कार्यकर्ता था। और 2009 के बाद मैं आरजेडी को छोड़ दिया। उस समय से हमारी ख्वाहिश थी कि मैं एक ऐसी पार्टी में जुड़ूं जो हमारे अक़लियत के साथ, गरीबों के साथ, दलितों के साथ, दुबले कुचले के साथ कुछ बोले, हक की आवाज़ उठाए। तो वो हमारे बारिस्टर सुदीन ओवैसी साहब दिखे। तो मुझे ऐसा लगा
मैं बहुत प्रयास किया उनसे मिलने के लिए प्रयास करते करते 2017 में मैंने पार्टी ज्वाइन किया। 2017 से अभी तक चट्टानों की तरह मैं पार्टी में कार्य कर रहा हूं और करता रहूंगा। जब तक हमारी सांसें चलेगी तब तक मैं एमआईएम का दामन थामा रहूंगा। जिस प्रकार से अभी आप बता रहे हैं कि जो माननीय अध्यक्ष महोदय अवधेश चौधरी का जो बयान आया है उससे आप भी नाराज़गी जता रहे हैं और तमाम जो साहब समर्थक है जी, जो शहाबुद्दीन साहब के जो चाहने वाले लोग हैं वो भी नाराज़गी जता रहे थे, लगातार कमेंट कर रहे थे, लगातार सोशल मीडिया पे पोस्ट भी डाल रहे थे उनके खिलाफ। लेकिन उनके जो एक सपोर्टर है वो भी पोस्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन साहब से वो ज़्यादा उम्र दराज किया, शहाबुद्दीन साहब को बड़े भाई मानते थे। जी, तो इस लिहाज से उस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए एक बात मैं बता दूं आपसे, 2010 के चुनाव में मैं सिवान से मैं खुद विधानसभा का नामांकन किया था और अगर मेरा नॉमिनेशन रद्द नहीं होता तो हमारे व्यासदेव प्रसाद जी जो मंत्री थे भाजपा से, उनका मैं भूसा भर देता। औध बिहारी चौधरी भी चुनाव लड़े थे। तो 2010 में औध बिहारी चौधरी जब राजद से अलग हुए थे, शहाबुद्दीन साहब के साया जब ख़त्म था, उन पे साया हट चुके थे। शहाबुद्दीन साहब जब तक सपोर्ट किए तब तक वो जीतते हैं। और 2010 में औध बिहारी चौधरी जी जब चुनाव लड़े तो क्या रहा उनका, हार गए। 2015 में हिंदू मुस्लिम की औध बिहारी चौधरी जी भगवा कलर से पूरा भगवा कलर पूरी टाउन को भगवा कलर ये कर दिए थे। तो उस समय उनकी स्थिति क्या थी? तो जब जब शहाबुद्दीन साहब की फैमिली उन पे रहम किया है, उन लोगों का हाथ पड़ा है, तब तब औध बिहारी चौधरी जी जीते हैं। अभी 2015 की स्थिति वो थी कि 2015 में बुरा तरह औध बिहारी चौधरी जी हार रहे थे यहाँ से सिवान से, लेकिन वो हेना मैडम को से बात किए कि माइनॉरिटी के लोग मुझे वोट नहीं दे रहे हैं, माइनॉरिटी के लोग मेरे साथ नहीं हैं। तो ओसामा बाबू, हेना मैडम रातों रात उनके लिए मेहनत किए, फ़ोन घुमाए, रातों रात ये लोग दौरा किए और दौरा करने के बाद औध बिहारी 2019 की बात है, नहीं 2015 की बात, 2020 की बात है। 2020 में हमारे विधायक जी औध बिहारी चौधरी जी जो हैं 2020 में बुरा तरह चुनाव हारते। अगर मैडम का परिवार, ओसामा साहब, ओसामा बाबू, अगर ये लोग सपोर्ट नहीं करते तो 100% ये हार जाते चुनाव। और इस वक्त मैं चैलेंज करता हूँ, सिर्फ वो लोकसभा का चुनाव लड़कर देखें। मैं चैलेंज इस बात का कर रहा हूँ, लोकसभा चुनाव हार जाएंगे। लोकसभा का चुनाव में जमानत नहीं बचा पाएंगे, विधानसभा को तो दूर की बात है। और विधानसभा में वो सामने दिखेगा आपको। शहाबुद्दीन साहब के परिवार जब जब चाहा है तब तब ये चुनाव लीड किए हैं। 2020 का जो चुनाव ये जीते हुए हैं, उनके फैमिली की वजह से चुनाव जीते हुए हैं। तो आखिर अभी विधानसभा के अध्यक्ष बन गए हैं 2020 के बाद से, तो लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं। हालांकि जब बने थे नए उस समय भी शहाबुद्दीन साहब के बारे में पूछा गया था, हेना साहब के बारे में तो मीडिया से कुछ बयान ही नहीं दिए उनके सपोर्ट में या कुछ भी। तो क्या समझा जाए इसको? देखिए, मंत्री हैं वो और उन पे ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। अभी वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता, इसलिए कि अभी हमारी उनके सामने कोई वजूद नहीं है। मैं AIM के सक्रिय नेता हूं और सदस्य हूं, जिला संयोजक भी रहा जी। तो मुझे कहना यही है कि जब थोड़ा सा उम्र ये होता है ना, तो मानसिक को अपना सही से बोलना चाहिए। मानसिक वो खो चुके हैं, कब क्या कह देंगे कोई नहीं जानता है। चलिए ठीक है, ये तो होगी। लेकिन अभी लोकसभा का जो चुनाव है सामने है सर, 2024 लोकसभा चुनाव, उसको लेकर तमाम तरह की जो पार्टियां हैं तैयारी में जुट चुकी है। और हाल ही में 5 राज्य में भी चुनाव भी हुआ है। कल तेलंगाना में कल वोटिंग था, 5 राज्य में चुनाव हो चुका है। लेकिन लोकसभा का जो चुनाव है, जो हमारे देश का सबसे बड़ा चुनाव उसको माना जाता है, AMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है, आपकी पार्टी है, क्या लगता है कि सीवान लोकसभा सीट बिहार का सबसे चर्चित सीट माना जाता है, हॉट सीट माना जाता है सीवान को? बिल्कुल। क्या लगता है कि चुनाव में आपके कैंडिडेट उतारेगा MIM? ये हमारे आला कमान फैसला करेंगे। हमारे प्रदेश, आप लड़ेंगे क्या चुनाव? हमारे प्रदेश के लोग फैसला करेंगे। अगर हमारे प्रदेश के लोग या हमारे बालिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर मुझे भी टिकट देंगे तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर वो लोग लड़ाना चाहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा लोकसभा। लेकिन ऐसी बात है कि हम लोग चाह रहे हैं कि हेना मैडम बिहार के 39 सीट में कहीं से भी हमारे पार्टी से वो चुनाव लड़ें।
लेकिन हेना मैडम दरभंगा यात्रा पे गई थी, वहाँ पे कुल हिंद मुशायरा का आयोजन किया गया था उसका 18वां स्थापना दिवस पे। बतौर मुख्य अतिथि हेना साहब वहाँ पे गई थी। तमाम उनके जो समर्थक जो चाहने वाले लोग थे, लगभग हज़ारों गाड़ियों के साथ हज़ारों हुजूम वहाँ पे पहुँचा था। और जब ये हुजूम निकला तो पूरा बिहार में इसकी चर्चा हो रही थी, पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही थी कि एक नॉन पॉलिटिकल रैली में इतने भीड़ के साथ हेना साहब जा रही हैं। और क्या लगता है कि किस रूप में इसको आप देख रहे हैं? बिहार ही नहीं, और एक और ख़ास बात उसमें ये है कि जब मैडम गई थी तो बहुत सारे जगहों पे हमारे बिहार का मुख्यमंत्री कौन होते हैं, हेना साहब का वहाँ पे नाम आ रहा था इस तरह का। बिहार ही नहीं, पूरी भारत में, पूरी वर्ल्ड में इस बात को चर्चा चल रहा है कि अब मुसलमानों ने सिर्फ जो दरी बिछाने के कार्य कर रहा था, अब ये ऐसा काम हम लोग नहीं करने वाले हैं। अब माइनॉरिटी के लोग ऐसे नहीं करेंगे, दरी बिछाएंगे और झंडा नहीं हम लोग ढोएंगे। अब हम लोगों को 18% जो हम लोग हैं, हम लोगों की भावी मुख्यमंत्री जब भी होगा तो मुस्लिम ही होगा। ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि हेना मैडम होंगी, ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि अदर कौन होगा। क्या हमारे पार्टी कम है क्या? हमारे पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब नहीं है क्या मुख्यमंत्री? हम लोग उनके लिए दावा नहीं करेंगे क्या? हम लोग जो तेलंगाना में चुनाव हो रहा है, हम लोग 9 सीट पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 9 के 9 सीट हम लोग जीत रहे हैं। जिस आरजेडी की बात मैं बोल दूं कि आरजेडी में एक भी एमपी नहीं है, एक भी सांसद नहीं है पूरी भारत में। कांग्रेस की एक है, कांग्रेस की एक है, लेकिन भारत में हमारे 2 संसद तो हैं। हमारे भारत में पूरी तेलंगाना में 7, मुंबई में 2 और भी जगह हमारे एमएलए हैं। तो क्या हम लोगों को महागठबंधन में ये लोग जो इंडिया गठबंधन था इन लोगों ने नहीं लिया, तो क्या ये लोग हम लोगों को कमज़ोर समझते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे भावी मुख्यमंत्री के रूप में हमारे भी पार्टी हो सकती है। हमारे अख्तरुल ईमान साहब मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। आने वाले समय तक, आने वाले समय में समीकरण यही होगा कि जब भी मुख्यमंत्री होगा तो मुसलमान ही मुख्यमंत्री होगा। इसी पे हम लोग कार्य कर रहे हैं और इसी पे जन जन तक, हर गांव, हर गली, हर जिला तक हम लोग चट्टानों के तरह एमआईएम के सदस्य, एमआईएम के मेंबर, एमआईएम के लोगों को हम लोग जोड़ेंगे और एमआईएम के अपने पार्टी में लोगों को लेंगे हम लोग। अभी आप चुनाव की बात हो रही है, बिहार में खासकर लोकसभा का जो सीट है उस पर बातें हो रही है। कहीं ना कहीं आप भी कह रहे हैं कि अगर एमआईएम पार्टी अगर हमको टिकट देती है, अभी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं सीवान से। आने वाला समीकरण किस प्रकार से बनेगा? जिस तरह से 18% की आबादी है बिहार में मुस्लिमों की और यादव लोग की 14% की आबादी है, और राजद हमेशा से एमआईएम समीकरण की बात करता है। बहुत सारे जगह पे हमने मीडिया से हम लोगों ने बात भी किया, तो कुछ लोग मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि एमआई का मतलब होता है मैक्सिमम यादव, यानी अब राजद से मुस्लिम समाज हट रहा है क्या? देखिए, उन लोगों के कहने से थोड़ी हो जाएगा। आरजेडी हो या जदयू हो या कांग्रेस हो, ये सिर्फ मुसलमानों के साथ छल किया है। ये मुसलमानों के साथ छल किया है, ये मुसलमानों के साथ गद्दारी किया है। मुसलमानों को सिर्फ ये लोग इस्तेमाल किए हैं, सिर्फ दरी बिछाने के कार्य किए हैं। हम लोग ये लोग दरी बिछाने के हम लोग कार्य किए, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। और रहा सवाल, आपने कहा कि क्या आप भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे क्या, तो मैं बता दूं, सन 2010 में मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा था। किसी कारण हमारे स्क्रूटनी फेल हो गया। 2015 में भी मैं रघुनाथपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। मैं चुनाव मैदान में आया, जो भी आया वोट मैं लड़ा। 2020 में मैं किसी कारण गठबंधन, हमारी पार्टी चली गई गठबंधन में, तो मैं नहीं लड़ पाया। लेकिन अगर हमारी पार्टी मुझे टिकट देती है, मुझे लड़ाती है, तो मैं लोकसभा का भी चुनाव मैं सिवान से लड़ूंगा। महाराजगंज हमारी पार्टी लड़ रही है, गोपालगंज हमारी पार्टी लड़ रही है, सिवान भी लड़ सकती है। अगर हेना मैडम हमारे पार्टी में शामिल होती हैं, अगर हमारे पार्टी से टिकट लेती हैं, तो हम लोग उनके साथ हैं। अगर हेना मैडम एमआईएम से नहीं लड़ती हैं तो एमआईएम क्या हेना मैडम को सपोर्ट करेगी सिवान में? ये हमारे आला कमान फैसला करेंगे, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। हमारे प्रदेश से, हमारे राष्ट्रीय से फैसला होगा। नहीं, जिस प्रकार से एमआईएम को मुस्लिम के ही पार्टी मानी जाती है पूरे भारत में, एक मतलब चलन चला गया कि एमआईएम जो है ऑल इंडिया मजलिस मुस्लिमों की पार्टी है। ऐसा कुछ नहीं है। जो तेलंगाना में चुनाव हुआ है, क्या वहाँ सिर्फ मुसलमान ही लड़े हैं क्या? जो गुजरात में चुनाव लड़े थे, क्या मुसलमान ही लड़े थे क्या? क्या उत्तर प्रदेश में जो हम पंडित जी हैं जो चुनाव लड़े थे, क्या मुसलमान थे क्या? ऐसा कुछ नहीं है। टोपी पहन लेने से मैं मुसलमान नहीं हो जाऊंगा। मुसलमान हूँ तो मुसलमान ही रहूँगा। तेजस्वी यादव टोपी पहन लेते हैं और अवतार में चले जाते हैं तो समझते हैं कि मुसलमान हमारे साथ हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अभी के ऐसा समीकरण होगा, ऐसा
नया 2024 देखा जाएगा, 2024 और 25। मैं तो हर जगह अपना होर्डिंग बैनर लगाए हूँ कि मिशन 2024 और 25, तो वो सामने सब दिखेगा क्या होने वाला है। चलिए, अंत में क्या कुछ कहेंगे हमारे दर्शकों को? चुनाव भी आने वाला है और MIM की तरफ से क्या कहेंगे? आपके दर्शकों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बहुत टाइम निकाल कर हमारे पास है। हम अपने सीवान जिला वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अब समझ तो आई। एक क्या जैसे है कि तख्त बदल दो ताज बदल दो, तख्त बदल दो ताज बदल दो और गुंडों का ही राज बदल दो। अब समझ में आएगी कि सिवान में गुंडागर्दी कौन करता था, कौन करता है। अब 24 में फैसला करना है। तो बिल्कुल आपने देखा, आरिफ जमाल जी थे MIM के पुराने नेता सिवान से, और MIM के हमेशा स्टार प्रचारक भी रहे हैं सिवान से। और जिस प्रकार से ये अपना बात रखते हैं, अपना जो तर्क रखते हैं, अपना एक व्यू रखते हैं, कहीं ना कहीं इसमें एक फैक्ट है। और जिस प्रकार से इन्होंने बताया पूरे सिवान में जिस तरह से पूरे बिहार में जो मुस्लिम की आबादी 18% है, लेकिन हमेशा MIM समीकरण की बात की जाती थी। सिर्फ वोट लेने के लिए मुसलमानों के नाम पे टोपी पहन लेना, इस तरह के बयान जो आते थे नेता को, उस पर इन्होंने खुलासा किया। इस तरह के हमारे खबर हमेशा हम अब तक दिखाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद।